कशिश लखनऊ अरे तौबा फिर वही हम वही अमीनाबाद। यह गाना चंगेज़ी का ये शेर है और यही अमीनाबाद में लखनऊ के हम मौजूद हैं अब से लेकर और चुनाव तक। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही वोट पड़ने वाला है और इसीलिए जो चुनावी गहमा गहमी है, लेकिन जो सियासी गर्मी है वो पूरे तरीके से अपने शबाब पर है। मैं आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो अब अगले आप कार्यक्रम देखेंगे उनमें। लेकिन जिस जाति से बिलोंग करता हूँ वो जाट जाति से बिलोंग करता हूँ। तो वेस्ट यूपी में आपको पता भी होगा मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो हम ही को लेकर हुए थे। 1.5 गुना नहीं 2 गुना तक महंगाई एकदम गई है। तो 40,000 50,000 मतलब कुछ भी मायने नहीं रख रहा आज के टाइम में जो आदमी कमा रहा है। मतलब 40,000। नाम है आपका? तूबा खान। ना पड़ता है। बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे सेफ्टी मेन जो होती है वो सेफ्टी होती है लड़कियों की, स्पेशली एजुकेटेड वेल एजुकेटेड। तो हम लोग के दिमाग में ये थॉट्स आनी नहीं चाहिए कभी भी कि हम लोग किस जाति के हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, मतलब कैसा, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग के पेरेंट्स इसलिए पढ़ाते हैं हम लोग को वेल एजुकेटेड करते हैं ताकि ये चीज़ मतलब मन में आए ना। हम लोग हर टाइप के पीपल के साथ रहें, हर टाइप के पीपल के साथ बिलोंग करें, हर चीज़ अच्छे से रहें। ये शहर लखनऊ जिस पर न जाने कितनी नज़में, कितनी गज़लें लिखी गई, कितनी फिल्मों में फिल्माया गया इस शहर को। ये अमीनाबाद है और ये बताया जाता है नज़ीराबाद है, उसके दोनों के चौराहे पे हम यहाँ खड़े हैं। काफ़ी ट्रैफिक है और बहुत ही मसरूफ़ बिज़ी इलाका है। वायर की टीम पहुँच गई है यहाँ पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश चुनावों के कवरेज के लिए। मेरे साथ शेखर तिवारी मौजूद हैं और साथ ही देवी दत्त। हम तीनों मिलकर आप तक लेकर आएंगे खबरें और आपको ये बताने के लिए खासकर ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि लखनऊ उसके आसपास के इलाके। और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है, न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के इतिहास के जो सबसे अहम चुनाव हैं उनमें से एक 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का बताया जा रहा है अब से लेकर और चुनाव तक। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही वोट पड़ने वाला है और इसीलिए जो चुनावी गहमा गहमी है उसकी हालत ये है कि यहाँ पर तमाम तरह के होटल्स बुकड हैं, कार अगर आप लेना चाहें वो बुकड हैं और पूरे तरीके से एक तब्दील हो चुका है। एक बहुत ही दिलचस्प और एक बहुत ही आकर्षक शहर तो हमेशा रहा ये, लेकिन जो सियासी गर्मी है वो पूरे तरीके से अपने शबाब पर है। मैं आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो अब अगले आप कार्यक्रम देखेंगे उनमें। लेकिन आज जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि अभी तक जो किसान आंदोलन जो लगभग 1 साल से अब तक चल रहा था, जिसको ये बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको दरबारी मीडिया ने हमेशा बताया कि इसका कोई असर ही नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत आसान है बीजेपी के लिए किसानों को हिंदू मुसलमान पिछड़ा अगड़ा इन सब में तब्दील कर लेना। यानी कि बहुत आसान है बीजेपी के लिए धार्मिक और साथ ही जातीय ध्रुवीकरण कर देना किसानों का, जिससे किसान एक समुदाय के तौर पर ना उभर पाएँ। और लेकिन इसके साथ जैसे ही एक नया दाव खेला गया और ऐलान ये किया गया भारत की सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, कि जो 3 कृषि कानून थे जिनकी वजह से हज़ारों लाखों किसान सड़क पर उतरे हुए थे वो वापस ले रही है सरकार। तो उसके बाद से अब बेहद दिलचस्प हो गया है ये चुनाव। बेरोज़गारी का आलम ये है कि यहाँ तक के लोग इस तरह के भी हैं जो आंकड़ा ये बता रहा है कि अब लोग न सिर्फ कि उनके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बल्कि नौकरी और रोज़गार की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि जो डिप्रेशन है यानी कि जो आर्थिक ढलान है उसका जो स्तर है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि लोगों में उम्मीद भी नहीं है कि हमारा आज ठीक नहीं है लेकिन हमारा कल भी बेहतर नहीं होगा। यानी कि मेरे पास आज नौकरी नहीं है, कल भी नौकरी नहीं मिलेगी, उम्मीद भी ख़त्म हो रही है। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है। हम अगर देखें ग्रामीण इलाकों का अगर हम जिक्र करें तो ग्रामीण इलाकों में बदतरीन हालत ये है कि घर के घर कोरोना से तबाह हो चुके हैं। यानी कि ऐसे घर मौजूद हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति सदस्य बचा नहीं है परिवार का। तो अब अवायर में जो अब आप ख़ास कार्यक्रम देखेंगे उसमें आम लोगों की आवाज़ आप देखेंगे। हम नेताओं की बात तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन वायर की टीम पहुंची है ये जानने के लिए कि आम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ लगातार पिछले 5 साल में देश भर में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में दबाई गई है। उसी आवाज़ को हम सुनने आएंगे कि उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या कह रहा है, शहरी मतदाता क्या कह रहा है, ग्रामीण मतदाता क्या कह रहा है, महिला मतदाता क्या कह रही हैं। तो 2-3 जो अहम मुद्दे हैं उसमें कोरोना मिसमैनेजमेंट है, दूसरी बात मैंने आपको बताया महंगाई, फिर बेरोज़गारी, किसानों का मुद्दा और 5वां बड़ा मुद्दा है CAA के जो प्रदर्शन हुए उसके एक एपिसेंटर के तौर पर
लखनऊ देखा गया, जिन बड़े शहरों में ये प्रोटेस्ट हुए उनमें लखनऊ भी एक था। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा और बड़े बड़े जो शहर थे उनमें जो प्रभाव देखा गया CAA का, उसको हम अब किस तरह से नापेंगे, किस तरह से मापेंगे कि क्या चुनाव में वो एक मुद्दा है या नहीं। तो 3 महत्वपूर्ण पार्टियां, 4 महत्वपूर्ण पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, BSP और इसके अलावा आधे दर्जन कम से कम छोटी पार्टियां, इन सबको मिला के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो चुनावी समीकरण हैं वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो अमीनाबाद से लेकर नज़ीराबाद और यहाँ ही बहुत मशहूर टुंडे कबाबी कहलाया जाता है, वो भी यहाँ मशहूर रेस्टोरेंट भी यहाँ मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा लखनऊ का कल्चर, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का खाना और इस सब के साथ साथ लोग क्या कह रहे हैं, पिछले 5 सालों में उनके ऊपर कैसे क्या कुछ गुजरी है, क्या फिर से वही सवर्ण जो एक दबंग पॉलिटिक्स हमने देखी 30 साल पहले, यानी कि पिछली दौर की जो एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो राजनीति, जो बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच, SP के बीच लगातार 30 साल तक अदला बदली होती रही, उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई इतने सालों बाद, 2-3 दशकों बाद, तो किस तरह का प्रभाव 5 साल में देखने को मिला है। मैं पूछ रही हूँ, जैसे आप एक यंग आदमी हैं, आपका अपना कोई बिजनेस होगा, आपके इश्यूज़ क्या हैं? हाँ, अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से बात करूं तो ये बेसिकली चेंज के लिए टाइम है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली क्या ना, चेंजेस हमने किए थे वो BJP को हम लेके आए थे, बट जो ना उसके इफ़ेक्ट आए हैं ना वो निगेटिव ज़्यादा हैं, पॉजिटिव हैं बट निगेटिव कुछ ज़्यादा हैं। उस वजह से एक चेंज का रिक्वायरमेंट है। मैं अगर बात करूँ अखिलेश यादव जी की, तो डेफिनेटली जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो अभी तक किसी ने बीट नहीं करा है उनको, बट लेकिन पॉलिसीज़ के साथ साथ उनका कुछ एक किसी धर्म के प्रति ज़्यादा वो था, जिस वजह से कुछ तकरार रहा, जिस वजह से उनकी सरकार भी गई है। और वापस अगर हम अखिलेश जी को चाहेंगे, अगर वो इस चीज़ को एक किसी धर्म के प्रति ना रखेंगे तो डेफिनेटली सरकार उन्हीं की बनेगी और पॉलिसीज़ उनके सामने किसी की बीट नहीं कर सकता कोई। आप खुल के बताएंगे कि किस तरह से कह रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ वो जाट जाति से बिलोंग करता हूँ। तो वेस्ट यूपी में आपको पता भी होगा, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो हम ही को लेकर हुए थे। तो अब सिचुएशंस बदल रही हैं, बदला भी है, इस 3 कानून की वजह से बहुत कुछ बदल भी गया है। हाँ, तो वो एक हमारे लिए मेन है। बाकी हमारा जो फैसला करते हैं वो हमारे चौधरी साहब करते हैं, जयंत चौधरी ने जो फैसला लेंगे वो हम। अच्छा, आप बताइए, एक भारत के नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश के वासी होने के नाते, आप कैसी पार्टी देखना चाहते हैं? आपको परेशानी क्या हुई 5 सालों में जो आपको लगता है हमें बदलाव चाहिए? एक्चुअली ना लॉकडाउन तक बिल्कुल सही था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर जो इनका डाउनफॉल आया ना, मतलब महंगाई के प्रति अगर मैं बात कर लूँ या नॉर्मल, मतलब जस्ट एकदम 1.5 गुना नहीं 2 गुना तक महंगाई एकदम गई है। तो 40,000 50,000 मतलब कुछ भी मायने नहीं रख रहा आज के टाइम में जो आदमी कमा रहा है। मतलब 40,000 फिर अगर मायने नहीं रख रहा तो वो फिर उसकी कमाई का कोई मतलब नहीं बनता। तो एक यही उनका डाउनफॉल आया है जो मुझे सबसे ज़्यादा। महंगाई आपको लगता है बड़ा मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। मतलब एक तो होता है नॉर्मल, सभी महंगाई करते हैं और करेंगे, डेफिनेटली महंगाई होंगी, लेकिन जो ना आय के प्रति जो महंगाई हुई है ना वो कुछ ज़्यादा हो गई, उसका रेशियो ज़्यादा। हाँ, वो रेशियो ज़्यादा है। लेकिन मुझे तो यहाँ भी लोगों ने ये भी बताया कि बहुत बड़ा तबका ऐसा भी हो सकता है कि सोचे कि भी देखिए योगी जी, मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, तो महंगाई क्या चीज़ है? नहीं, ये सेकेंडरी चीज़ होती है। आदमी के लिए सबसे पहले रोटी होती है, वो सेकेंडरी चीज़ आती है। रोटी में अगर आदमी नहीं मिलेगी तो सेकेंडरी चीज़ क्या करेगा फिर वो। हाँ, डेफिनेटली काम जो किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन सबसे पहले रोटी है। तो आपने नारा तो सुना होगा, प्रियंका गांधी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या ये नारे को महिला जो वोटर हैं, जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, क्या उन्हें इस नारे में कोई दम नज़र आया? क्या वो इस नारे के बाद से 40% उन्होंने ये दावा किया है, वादा किया है कि सीटें 40% सीटों पर महिलाओं को वो टिकट देंगी? क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? क्या महिलाओं को ये बात पसंद आई है? क्या नाम है आपका? तूबा खान। मुझे बताइए कि जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कोई पार्टी या कोई पॉलिटिशियन कम से कम ऐसा आया जो लड़कियों की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है? या क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है जो वो बोल रही हैं लड़कियों के बारे में, स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं लड़कियों के बारे में। वो आजकल यही करते हैं कि और मेंस लड़कों को ज़्यादा वो देते हैं, लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आजकल ये अच्छी बात है कि कोई तो आया है जो वुमेंस और गर्ल्स के लिए कुछ कर रहा है, खड़ा हो रहा है।
तो ये एक लड़की होने के नाते आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे सेफ्टी मेन जो होती है वो सेफ्टी होती है लड़कियों की, स्पेशली ऐसी सिटी में जहाँ पे लड़कियों को सेफ़ नहीं फील होता है। तो अच्छी बात है अगर वो कुछ कर रही हैं हमारे लिए तो बेस्ट है वो। और अगर एक लीडर अगर वो वुमन होती है, महिला होती है, तो आपको लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है? या क्योंकि वो पावर मिलती है ना लड़कियों को, क्योंकि एक वुमन खड़ी है उनके लिए, इसलिए। और जो उन्होंने कहा है कि 40% वो टिकट दे रही हैं, यानी आधे से कुछ कम, तो क्या आपको ऐसा पॉसिबल लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में विमेन लीडर्स आ जाएंगी? हाँ, आई डोंट हैव एनी। होना चाहिए ऐसा। या होना चाहिए। ये मत भूलिए कि पत्रकार भी यहाँ पर एक महिला है, तो मैं ठीक है मैं वोटरों के मुद्दे जानने की कोशिश करती हूँ जेंडर न्यूट्रल, लेकिन इसके अलावा ये भी अहम बात है कि जब पत्रकार या जब नेता है वो महिला हो तो महिलाओं के मुद्दों को भी अलग से तरजीह मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? पारुल। पारुल, मुझे बताइए कि जब उनका ये नारा आया कि मैं महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो बढ़ चढ़ के ये कह रही हैं, वो अपने को एक चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे भी पेश कर रही हैं, तो आपको लगता है इसमें कोई ख़ास बात है? नहीं, या मैम सबको इससे मैम लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो मिलता है, सपोर्टिव मिलता है, बहुत ज़्यादा वो फ्रीली आराम से रह सकती हैं, और मतलब एकदम फ्री जो हम लोग भी दब के रहते हैं ना, वो एक फ्रीली मूवमेंट मिल सकता है हम लोग को, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फ्री कर सकते हैं हम लोग। तो विमेन सेफ्टी एक इशू है क्या? विमेन सेफ के लिए इशू मतलब कि आपको डर लगता है, क्या सेफ्टी का इशू है? आपको लगता है कि आप रात में खुल के जहाँ जाना चाहें नहीं जा सकती, या अकेली जाना चाहें तो नहीं जा सकती? या ऑफ कोर्स इशू है मैम, नहीं जा सकते हैं फ्रीली, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, गार्जियन अलाउ नहीं करते हम लोगों के निकलने के लिए, एक टाइम लिमिट रहती है हम लोगों के लिए, उस टाइम से हम लोगों को घर आना होता है, काफ़ी चीज़ें मैम हो जाती हैं हम लोगों के लिए। तो अगर एक महिला मुख्यमंत्री होगी या नेता होगी तो आपको लगता है ज़्यादा सेफ्टी रहेगी? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज वो वुमन है तो हम लोग के लिए सोचेगी, वो उसी तरीके का सोचेगी जिस तरीके का कि वो मतलब है, और हम लोग भी गर्ल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगी, वो उस टाइप का फ्रीडम मिल सकता है। लेकिन कहा तो जाता है कि यूपी में लोग सिर्फ जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। यू आर राइट मैम, ऑफ कोर्स मैम, देखा जाता है कास्ट बहुत है यूपी में, जो लोअर कास्ट के पीपल उनको ज़्यादा वो नहीं मतलब दिया जाता है, हाई कास्ट के ये सब ज़्यादा मतलब, अगर हम लोग एजुकेटेड है तो हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, हम लोग को मतलब इक्वल मतलब ट्रीट करना चाहिए, वो कास्ट नहीं दिखानी चाहिए। तो क्या लड़कियां भी ये सोचती हैं कि मैं किस जाति की हूँ, मैं किस धर्म की हूँ? मैम वी आर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, तो हम लोग के दिमाग में ये थॉट्स आनी नहीं चाहिए कभी भी कि हम लोग किस जाति के हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, मतलब कैसा, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग के पेरेंट्स इसलिए पढ़ाते हैं, हम लोग को वेल एजुकेटेड करते हैं ताकि ये चीज़ मतलब मन में आए ना, हम लोग हर टाइप के पीपल के साथ रहें, हर टाइप के पीपल के साथ बिलोंग करें, हर चीज़ अच्छे से रहें। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। मैं तो आप तो 18 साल की होंगी, वोट करेंगी?